स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जापान का विश्व शक्ति के रूप में उदय। 1867 ईस्वी में मुत्सुहितो सम्राट बना, जिसने मेइजी की उपाधि धारण की। मेइजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। मेइजी काल में जापान ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की। उसने पश्चिमी देशों के समान औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण को अपनाकर जापान को शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास किया। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जापान ने यूरोपीय देशों के समान साम्राज्यवादी नीति को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे जापान ने एक विश्व शक्ति का रूप धारण कर लिया। पहला पॉइंट है जापान की खोई हुई संप्रभुता प्राप्त होना। कोमोडोर पेरी, जो अमेरिका का निवासी था, इसने जापान को शक्ति के बल पर व्यापार के लिए खोल दिया। इसके बाद शोगुन शासकों को बाध्य होकर विदेशी शक्तियों से व्यापारिक संधियां करनी पड़ी। इन संधियों के कारण जापान को इन विदेशियों को अनेक अधिकार देने पड़े। इन असमान संधियों की शर्तों ने राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र में जापान की संप्रभुता को कम कर दिया। मेइजी पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण से जापान ने अपने आप को शक्तिशाली बनाकर उन विदेशी शक्तियों से जिन्होंने असमान संधियां की थी, उन संधियों में संशोधन करने की मांग की। जापान की बढ़ी हुई ताकत को देखकर पश्चिमी राष्ट्र जापान की मांगों को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। सबसे पहले मैक्सिको 1889 ईस्वी में संधि में परिवर्तन के लिए राजी हुआ। 1894 में इंग्लैंड ने भी देशोत्तराधिकार त्याग दिए। इसके बाद अन्य पश्चिमी देशों ने भी अपनी संधियों में संशोधन करके जापान को समानता का दर्जा दिया। इस प्रकार जापान ने अपनी खोई हुई संप्रभुता को प्राप्त कर समानता के आधार पर प्रमुख राष्ट्रों में स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है चीन जापान युद्ध। मेइजी काल में जापान ने अपना औद्योगिकरण शुरू किया। अब उसे भी यूरोपीय देशों के समान ऐसे प्रदेशों की आवश्यकता थी जहां से उसे कच्चा माल प्राप्त हो सके और उसका तैयार माल बिक सके। कोरिया का प्रदेश जापान के सबसे अधिक निकट था, जहां का 94% विदेशी व्यापार जापान के साथ होता था। जापान कोरिया में अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए उस पर अधिकार करना चाहता था। पिछली 12 शताब्दियों से कोरिया चीन की प्रभुसत्ता के अधीन था। 1876 में जापान ने कोरिया के साथ संधि करके कोरिया को स्वतंत्र देश मान लिया। चीन ने 1885 में जापान की शर्तें स्वीकार करके उससे कोरिया संबंधी संधि कर ली। समझौते के अनुसार दोनों एक दूसरे को सूचना प्रदान करेंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस आदि ने कोरिया से संधियां करके कोरिया में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। रूस विशेष रूप से कोरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। 1894 ईस्वी में कोरिया के टांग हक नामक राजनीतिक दल ने विद्रोह किया तो कोरिया की सरकार ने चीन से सैनिक सहायता मांगी। चीन ने 3000 सैनिक कोरिया भेज दिए और इसकी सूचना जापान को दे दी। जापान ने भी 8 से 10,000 सैनिक कोरिया भेज दिए, परंतु विदेशी सेनाओं के पहुंचने से पहले ही टांग हक विद्रोह को दबा दिया गया। अब चीन ने जापान से दोनों देशों की सेनाओं की कोरिया से वापसी का सुझाव दिया। जापान ने चीन से संयुक्त रूप से कोरिया में वित्तीय, प्रशासनिक और सैनिक सुधारों को लागू करने की योजना रखी, जिसे चीन ने अस्वीकार कर दिया। जापान अब चीन से युद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने चीन से आ रहे अतिरिक्त सैनिकों पर गोलियां चला दी, जिससे दोनों देशों में 1894 ईस्वी में युद्ध शुरू हो गया। चीन जापान में कोरिया के प्रश्न पर जो युद्ध हुआ वो लगभग 9 महीने तक चला। इस युद्ध में चीन पराजित हुआ। चीन ने हारकर 17 अप्रैल 1895 को शिमनोस्की की संधि जापान के साथ की। इसके अनुसार चीन ने कोरिया की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। चीन ने जापान को फार्मोसा, पेस्केडोरस द्वीप और लियोतुंग प्रायद्वीप दे दिए। 45 करोड़ रुपए हर्जाना दिया। जापान के व्यापार के लिए अनेक बंदरगाहें खोल दी। रूस व जर्मनी के विरोध के कारण लियोतुंग प्रदेश चीन को वापस लौटाना पड़ा। जापान एक छोटा सा देश था जिसने एशिया के सबसे बड़े देश चीन को बुरी तरह पराजित किया। इससे विश्व के देश चकित हो गए। इस विजय ने यूरोप की शक्तियों को प्रभावित किया। जापान की गिनती विश्व के शक्तिशाली देशों में होने लगी। नेक्स्ट है इंग्लैंड जापान समझौता। चीन जापान 1894 में जो युद्ध हुआ उसके बाद जापान के रूस के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे थे। रूस के विरोध के कारण जापान को चीन से प्राप्त लियोतुंग प्रदेश वापस लौटाना पड़ा था। जापान व रूस के आपसी संबंध मंचूरिया व कोरिया के क्षेत्रों को लेकर तनावपूर्ण होते जा रहे थे। जापान रूसी शक्तियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की तलाश में था। दूसरी ओर
इंग्लैंड भी रूस की साम्राज्यवादी नीतियों से परेशान हो रहा था, क्योंकि रूस अफगानिस्तान व फारस में इंग्लैंड के विरुद्ध वातावरण बना रहा था। इस स्थिति में सुदूर पूर्व में रूसी खतरे के खिलाफ इंग्लैंड भी किसी मित्र की तलाश में था। रूस के जापान व इंग्लैंड विरोधी रवैये ने इंग्लैंड व जापान को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका दिया। 30 जनवरी 1902 ईस्वी में इंग्लैंड तथा जापान में एक संधि हुई। इसमें दोनों पक्षों को समान माना गया। 19वीं सदी की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति इंग्लैंड द्वारा एशिया के छोटे से देश जापान के साथ समानता के आधार पर सैनिक समझौता करना जापान को एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का दर्जा देने के समान था। इससे जापान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा। इंग्लैंड के विशेष हित चीन में थे, जापान के चीन और कोरिया में। इन दोनों के बीच संधि हुई कि इंग्लैंड और जापान किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण अथवा चीन में हुए आंतरिक उपद्रव के खतरे से मिलकर सामना करेंगे। दोनों में एक राष्ट्र यदि किसी तीसरे राष्ट्र से युद्ध करता है तो दूसरा तटस्थ रहेगा। यदि युद्धरत साथी राष्ट्र के खिलाफ दूसरा राष्ट्र उसके शत्रु राष्ट्र से मिलेगा तो तटस्थ राष्ट्र भी अपने साथी राष्ट्र की युद्ध में सहायता करेगा। नेक्स्ट है रूस जापान युद्ध। 1904-05 में जापान का यूरोप के सबसे बड़े देश रूस के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण कोरिया तथा मंचूरिया में रूस और जापान के हितों का टकराव था। रूस ने चीन में हुए बॉक्सर विद्रोह के बहाने मंचूरिया में अपनी सेनाएं भेज दी और अब वह उन सेनाओं को हटाना नहीं चाहता था। रूस मंचूरिया के साथ साथ कोरिया पर भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। रूसी खतरे के कारण 1902 में जापान ने इंग्लैंड के साथ सैनिक समझौता किया। जापान युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने रूस के सामने यह बात रखी कि वह कोरिया में जापान के विशेष हितों को स्वीकार कर ले, बदले में जापान मंचूरिया में रूस के विशेष हितों को मान्यता दे देगा। परंतु रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस ने यालू नदी के क्षेत्र में लकड़ी काटने के बहाने सेनाएं भेज दी। फरवरी 1904 में जापान ने रूस पर हमला कर दिया। जापान ने सर्वप्रथम रूस के पोर्ट आर्थर पर जहाज़ों को नष्ट किया, उसके बाद उसे कई युद्धों में हराया। 5 सितंबर 1905 को रूस की हार के बाद दोनों में पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। रूस ने कोरिया में जापान के सर्वोच्च राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हित स्वीकार कर लिए। लियोतुंग प्रांत में रूस ने अपने समस्त अधिकार जापान को दे दिए। मंचूरिया की रेलवे लाइन का दक्षिणी भाग और स्खालिन का कुछ भाग रूस ने जापान को दे दिया। मंचूरिया में रूस का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। इस विजय के परिणाम स्वरूप जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो गई और वह एशिया की एक महान शक्ति बन गया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध और जापान। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। जापान 1902 ईस्वी से इंग्लैंड का मित्र था। इंग्लैंड ने जापान से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का आग्रह किया। युद्ध में शामिल होने से पूर्व जापान ने इंग्लैंड से मांग की कि वह जर्मन अधिकृत शांतुंग क्षेत्र तथा प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के कुछ टापुओं पर जापान के अधिकार का समर्थन करे। इस पर इंग्लैंड ने आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद उसकी सभी शर्तें मान ली जाएगी। इस आश्वासन के बाद जापान ने चीन के जर्मनी के प्रभाव वाले इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। चीन में जर्मन प्रभाव क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद जापान ने चीन की तटस्थता को भंग करते हुए चीन की सरकार के सामने 21 मांगें रखी। इन मांगों का मुख्य उद्देश्य चीन को पूरी तरह जापानी प्रभुत्व में लाना तथा चीन में जापानी सेना तथा पुलिस को भेजने का अधिकार प्राप्त करना था। इन मांगों के द्वारा जापान एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, अतः इसे एशिया का मुनरो सिद्धांत भी कहा जाता है। शांतुंग, मंचूरिया, मंगोलिया में विशेष अधिकार प्राप्त करना, कोयला और लोहा के बारे में रियायतें प्राप्त करना, चीन की बंदरगाहें किसी और देश को न देने, इस्पात के कारखानों में जापान का चीन पर संयुक्त अधिकार स्थापित करना, जापानी गोला बारूद खरीदने, जापानी सलाहकारों की नियुक्ति आदि मांगे की। चीन के राष्ट्रपति युआन शिकाई ने वित्तीय व सैनिक मामलों संबंधित मांगों को छोड़कर लगभग सभी मांगें स्वीकार कर ली। इस प्रकार जापान को शांतुंग क्षेत्र में विशेषाधिकार, चीन में अनेक क्षेत्रों में रेलवे, खानों व समुद्री किनारों पर अनेक अधिकार प्राप्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध से जापान को बहुत अधिक लाभ हुआ। युद्ध की समाप्ति पर पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शांति सम्मेलन में स्थापित काउंसिल में 10 सदस्यों में से 2 सदस्य जापान के थे। वर्साय संधि 28 जून 1919 के अनुसार शांतुंग में स्थित जर्मनी के सारे अधिकार जापान को दे दिए गए। प्रशांत में भी उसे कुछ द्वीप प्राप्त हुए। इस प्रकार जापान विश्व की महान शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। नेक्स्ट है 2 विश्व युद्धों के बीच जापान।
1919 ईस्वी तक जापान विश्व का एक शक्तिशाली देश बन गया था। जापान की सफलताओं से यूरोपीय शक्तियां तथा अमेरिका सावधान हो गए। ये जापान की शक्ति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करने लगे। जापान में सैन्यवाद को बढ़ावा मिलने के कारण जापान ज़्यादा आक्रामक बनता चला गया। अब जापान के साथी देश उसकी बढ़ रही शक्ति को खतरा मानने लगे तथा वे चीन को भी जापान की साम्राज्यवादी नीति से सुरक्षित रखना चाहते थे। चीन तथा प्रशांत क्षेत्र की समस्या को लेकर अमेरिका ने 1921-22 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 11 नवंबर 1921 से 6 फरवरी 1922 तक चला। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि सहित 9 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जंगी जहाज़ों की संख्या निश्चित की गई। अमेरिका के लिए 5, इंग्लैंड के लिए 5 और जापान के लिए 3। चीन की अखंडता तथा खुले व्यापार के सिद्धांत को भी मान्यता दे दी गई। आंग्ल जापानी समझौता जो 1902 में हुआ था उसे भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अगले 8 वर्षों तक जापानी साम्राज्यवाद का कोई विकास नहीं हो सका, क्योंकि वाशिंगटन सम्मेलन के निर्णय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत की पालना के कारण जापान पर प्रतिबंध लगे रहे। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी के कारण जापान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1930 ईस्वी में जापान ने अपनी साम्राज्यवादी भावनाओं को पूरा करने के लिए आक्रामक नीति का सहारा लेना शुरू किया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इस पर अधिकार करके चीन के भूतपूर्व सम्राट पू यी को वहां का नाम मात्र सम्राट बना दिया। चीन की सरकार ने जापान की इस कार्रवाई के विरुद्ध राष्ट्र संघ में अपील की। राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए, परंतु जापान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। 1933 में जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया। 1934 से 37 ईस्वी के दौरान जापान ने मंचूरिया में रेलों का निर्माण किया, परंतु उसे रूस के विरोध का सामना करना पड़ा। 1936-37 में जापान ने रूस के विरुद्ध इटली और जर्मनी के साथ समझौता किया। इससे रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी की स्थापना हुई। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, नानकिंग पर अधिकार किया। अप्रैल 1938 में ताइर चुआंग युद्ध में चीन ने जापान को पराजित किया। मई 1938 में जापान ने सूचो नामक क्षेत्र पर विजय की। अक्टूबर 1938 में जापान ने हैंको पर अधिकार किया। 30 मार्च 1940 को जापान ने एक समझौते के द्वारा वेंग चिंग वे को नानकिंग का शासक बना दिया, जो जापान के अधीन कठपुतली बनकर कार्य करने लगा। चीन के अन्य प्रदेशों पर चियांग काई शेक का शासन स्थापित रहा। नेक्स्ट है जापान तथा द्वितीय विश्व युद्ध। 1937-38 में चीन विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बल मिला। वह दूसरे विश्व युद्ध का लाभ उठाकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लेना चाहता था। दिसंबर 1940 में जापान मित्र देशों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ। 7 दिसंबर 1940 में जापान ने अमेरिका के प्रसिद्ध समुद्री सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। 1942 में फिलीपींस पर विजय की। मलाया, वर्मा, इंडोनेशिया पर अधिकार किया। मित्र देशों ने अब जापान की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए गए। 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों से हाथ धो बैठा। चीन ने जापान से मंचूरिया, फार्मोसा, पेस्केडोराज के प्रदेश वापस ले लिए। रूस ने जापान से स्खालिन का दक्षिण भाग प्राप्त किया। अमेरिका ने फिलीपाइन वापस ले लिया। इसे प्रशांत महासागर में जापान के सभी द्वीपों का अधिकार मिल गया। कोरिया पर जापान का अधिकार समाप्त हो गया और वहां स्वतंत्र सरकार की स्थापना होने तक अमेरिका तथा रूस का संयुक्त अधिकार स्थापित कर दिया गया। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि 1854 ईस्वी में जापान विदेशी शक्तियों के लिए खोला गया। इसके बाद वहाँ आंतरिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतवाद को समाप्त कर सम्राट को पुनर्स्थापित किया गया। 1868 ईस्वी में इस पुनर्स्थापना के साथ ही जापान ने पश्चिम के औद्योगिकरण के मॉडल को अपनाकर आधुनिकीकरण किया। एक आधुनिक शक्तिशाली देश के रूप में जापान उभरा। इसके बाद साम्राज्यवाद का इसने मार्ग अपनाया। 1894 में चीन को, 1904 में रूस को हराया। 1902 में इसने इंग्लैंड के साथ समझौता किया और 1910 में कोरिया पर अधिकार किया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के प्रभाव क्षेत्रों पर अधिकार किया। दूसरे विश्व युद्ध में एशिया और प्रशांत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, परंतु हार के बाद इसकी सैनिक शक्ति का पतन हो गया। फिर भी वर्तमान में जापान एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में जापान का विश्व शक्ति के रूप में उदय
आधुनिक विश्व की एक आश्चर्यजनक घटना है। तो स्टूडेंट्स, ये था जापान का एक महान शक्ति के रूप में उदय अथवा एक विश्व शक्ति के रूप में उदय, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।